नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पेरिस खून से सराबोर है तो तुर्की भी आज आईएसआईएस के हमले से करा रही है। पेरिस हमले में सुराग, बड़ी साजिश का पता ठिकाना लगा तो, लेकिन यह सवाल यह है कि आज हमला पेरिस पे तो कल कहीं और भी हो सकता है। लेकिन पहले हम ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। हम वो सवाल सबसे पहले आपको बता दें, हल्ला बोल में बहस से पहले जो सवाल है, आतंक के खिलाफ जंग में मोदी की बात क्या दुनिया सुनेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिलकर आतंक से लड़ना है। अब पेरिस हमले से बगदादी ने दुनिया को अपनी क्या ताकत दिखाई है, क्या वाकई बगदादी इतना ताकतवर है, ये एक और सवाल उठता है। आतंक के खिलाफ साझा अभियान पर क्या बन पाएगी सहमति, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है। प्रधानमंत्री के सूफीवाद से आतंक पर कसी जा सकेगी लगाम, क्या सिर्फ ये कह देने से लगाम कसेगी। बगदादी पर हाय तौबा, हाफिज सईद पर खामोशी क्यों? हाफिज सईद पर हम क्यों आखिर सख्त रवैया अपना नहीं अपनाते हैं? तो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले पेरिस का सबसे ताज़ा वीडियो देखिए आप और सुनिए कि आखिर उस रात हुआ क्या था। I followed some police cars which led me directly to the scene in front of the concert place, the Bataclan. And then it started to shoot. I could really see the street where the shooting came from, where the Bataclan is. So I heard the shootings like from a Kalashnikov. And even I could see, and I think we can see them in the video, the sparks. From them arriving really on the ground near the police scared and stepped back. I could hear shouts from a woman, policeman taking a person, a civilian, under his protection. And they really seem to be very nervous, even scared. दिल दहला देती हैं ये तस्वीरें, रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं। लेकिन अब दुनिया के किसी भी शहर किसी में इस तरह के वाक़ये हैं जो वो देखे जा सकते हैं और यही डराता है। भारत आईएसआईएस के आतंकी रडार से भी दूर नहीं है और ऐसे में आखिर आतंकवाद का फन कैसे कुचला जा सकेगा? क्या दुनिया आतंक पर मोदी के मंत्रों से सहमत होगी? क्या संयुक्त राष्ट्र में आतंक की परिभाषा पर बहस किसी अंजाम तक पहुंचेगी, या अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे? आतंक के जितने प्रकार उतने सवाल आज हमारे सामने हैं। हमला पेरिस में हुआ और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। आईएसआईएस ने खूनी खेल पेरिस में खेला, लेकिन आतंक के खौफ में पूरी दुनिया नजर आई। फ्रांस से कई सौ मील दूर तुर्की में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए तो वहां भी चर्चा आतंकवाद पर ही हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे यूरोप को आतंकवाद के खतरे से आगाह किया। The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. एक दिन पहले मोदी लंदन में थे और अब खबर ये आ रही है कि आईएसआईएस का अगला निशाना लंदन हो सकता है। लंदन में मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तो वहां भी आतंकवाद पर चिंता खुलकर सामने आई। कैमरून ने मुंबई की याद दिलाई और इसके ठीक एक दिन बाद मुंबई के तर्ज पर पेरिस में आतंकी हमला हो गया। India has suffered on the streets of Mumbai, for instance. We have suffered on the streets of London, and we have to confront particularly this Islamist extremist violence and terrorism, which is doing so much damage not just to our countries but also to the world.
तो अब ये आईने की तरह साफ है कि आतंकवाद ने मुल्कों की सरहदों को मापना शुरू कर दिया है। आतंकियों के लिए सीमाएं अब मायने नहीं रखती। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द हिंदुस्तानी नौजवानों को बरगलाने में लगे हैं। इसका सबसे बड़ा खुलासा श्रीनगर में अलगाववादियों द्वारा लहराते ISIS के इन झंडों से हुआ। लेकिन ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले मुंबई से सटे ठाणे के 4 परिवार के नौजवानों के ISIS की जंग में शामिल होने इराक जाने की खबर आ चुकी थी। लेकिन ये ISIS के इंडिया कनेक्शन का इकलौता मामला नहीं था, बल्कि ISIS के इंडिया कनेक्शन की बात तब और साफ हो गई जब पिछले 15 सितंबर को UAE ने 4 ऐसे हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार कर भारत सरकार के हवाले किया जिन पर ISIS से ताल्लुक रखने का शक था। ठीक इसी तरह कुछ रोज पहले UAE से ही 37 साल की एक महिला अफशा जबीन उर्फ निकी जोसेफ को भी सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा था, जो वहां रहकर ISIS के लिए नौजवानों और खासकर लड़कियों को बरगला रही थी। जनवरी में खुफिया एजेंसियों ने हैदराबाद के एक नौजवान सलमान मोइनुद्दीन को पकड़ा था, जब वो सीरिया में जारी जंग में शामिल होने के लिए दुबई और तुर्की के रास्ते यहां से उड़ान भरने जा रहा था। इससे पहले दिसंबर 2014 में 24 साल के इंजीनियर मेहदी मसरूर विश्वास को भी सुरक्षा एजेंसियों ने बेंगलुरु से ISIS के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार करने के इल्जाम में पकड़ा था। इन संकेतों से जाहिर है कि हिंदुस्तान को भी इस्लामिक स्टेट से सावधान रहने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। अब 2 सवाल यहाँ पर काफ़ी अहम हैं कि क्या पूरी दुनिया आतंक के खतरे से जूझ रही है और दुनिया के किसी भी देश में ये आतंकवादी हमला कर सकते हैं, और क्या अब वक्त आ गया है एकजुटता का, एक साथ मिलकर आतंक को कुचलने का। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संबित। डॉक्टर रीता जो कि कांग्रेस की नेता हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी जी हैं। बहुत धन्यवाद जनरल बख्शी। सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, धन्यवाद सरीन साहब। और लवीना टंडन पेरिस से हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। आप सभी से हम चर्चा करें उससे पहले सीधे आपको पेरिस लिए चलते हैं, क्योंकि आतंक का सबसे ताज़ा दंश इसने झेला है पेरिस ने, और अभी भी जख्म जो हैं वो भरे नहीं हैं। बहुत वक्त लगता है, शायद कभी नहीं। तुर्की में आतंक पर एकजुटता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवीना कही है, लेकिन पेरिस में क्या स्थिति है? क्या जिंदगी पटरी पर लौट आई है? धीरे धीरे लौट रही है सईद जी। जैसा आपने कहा, भरी नहीं है पर डरी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग धीरे धीरे अपने काम काज यहाँ पे कर रहे हैं। बल्कि जब हम यहाँ अटैक के एकदम बाद भी यहाँ पूरी तरह से नहीं थमी थी, जिंदगी चल रही थी, लोग अपने कामकाज भी कर रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर मदद भी कर रहे थे। जब यहाँ अस्पताल में खून की कमी हुई तो लोग अपने घर से निकलकर पहुंचे। जब रिपब्लिक यहाँ प्लास दुला रिपब्लिक में जब लोगों को कहा गया कि आप घर में रहें, तब भी वो निकल के दिए और फूल और अपने अपने मैसेजेस लेकर वहां बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मिलने के लिए, बस एक साथ खड़े रहकर इस पूरी जो परेशानी वाली सिचुएशन है उसको एक साथ हम उसमें एकजुट हैं और एक साथ हैं, इस तरह की भावना हमें देखने को मिली। तो धीरे धीरे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता सारी स्थिति नॉर्मल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल गया है पेरिस में। शार्ली हेब्डो से हमने सोचा था बदला है, लेकिन इससे और भी बहुत कुछ बदल गया है। ये किस तरह का आतंकवाद और किस तरह कहाँ मोड़ ले रहा है, इन्वेस्टिगेशंस आहिस्ता आहिस्ता उस ओर जा ही रहे हैं, लेकिन पेरिस अब वो नहीं रहा पहले। बहुत कुछ बदल गया है। जैसे अमेरिका 9/11 के बाद बदल गया था, यूरोप पेरिस के 2 अटैक के बाद बदल गया है, खासतौर पर फ्रांस। लवीना, आपने इशारा बहुत गंभीर बात की तरफ कहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। हम और बात आपसे भी करेंगे, हमारे मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के साथ संबोधन में आतंकवाद पर क्या कहा है, ये सुन लेते हैं। हम टेररिस्ट किसको कहते हैं? टेररिस्ट को मददगार कौन है?
यूनाइटेड नेशन में इसके संबंध में एक प्रस्ताव है उसकी परिभाषा करने के लिए। वो अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है, वैसे ही लटका पड़ा है और इसमें हम और ब्रिटेन दोनों शरीक हैं कि उसकी व्याख्या होनी चाहिए और इसलिए मानवतावादी शक्तियों ने एक होना चाहिए। जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्टों को मदद करते हैं, वो उन शक्तियों को आइसोलेट करना चाहिए और मानवता की रक्षा करने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। मानवता में विश्वास करने वाली सभी शक्तियों ने इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाओं की घोर निंदा करनी होगी और मानवतावादी शक्तियों ने इकट्ठा होकर के मानवता विरोधी शक्तियों को परास्त करने के लिए अपनी जिम्मेवारियां निभानी होगी। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करने के लिए करते हैं। ये अच्छी बात है और अब उन्होंने दुनिया से एकजुट होने के लिए कहा है। चर्चा हम इस पर आगे बढ़ाएं उससे पहले बताएं कि आईएस का लबालब खजाना मतलब बढ़ता जा रहा है। इराक में उगाही से $600 मिलियन, इराक के सरकारी बैंकों से $500 मिलियन लिए हैं, यानी कि आईएस और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तेल से $100 मिलियन उगा चुकी है। अपहरण फिरौती से $20 मिलियन आईएस के खजाने में जा चुके हैं। 2014 में आईएस के पास $875 मिलियन थे जो आतंक फैलाने के लिए, हथियारों को खरीदने के लिए, दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने के लिए, स्लीपर सेल्स को मदद करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल होता है और दुनिया भर में आतंक का दंश हम झेलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, रीता बहुगुणा जी आपके पास आए उससे पहले जनरल बख्शी, क्या हम इंतजार करते रहेंगे सर कि एक हमला हो, फिर एकजुटता की बात करें, फिर किसी दूसरे देश में कहीं हमला हो, फिर साथ आने की बात करें, या अब जनरल बख्शी अब वाकई वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया एक हो और आतंक को कुचले? और अगर हां जनरल बख्शी तो वो कैसे होगा? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अहम मुद्दे पे चर्चा की है, संकेत किया है कि जो हिपोक्रेसी है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आतंकवाद को लेकर, वो अब खत्म होने चाहिए। वन मैन टेररिस्ट कैनॉट बी अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। और ये जो बारंबार हम ये हिस्ट्री का साइकिल रिपीट कर रहे हैं, पहले मुजाहिदीन खड़े किए गए थे सोवियत संघ को बर्बाद करने के लिए अफगानिस्तान में, वही मुजाहिदीन, वही अलकायदा ने पलटवार किया। अमेरिका के ऊपर 3000 नागरिक अमरीकी मारे गए 9/11 के अंदर। ब्लोबैक का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन में इतना बड़ा जो ब्लोबैक है वो कभी नहीं हुआ। हमने सोचा था कि दुनिया इससे सबक लेगी। आईएस खड़ी की गई है, उसमें बहुत सारी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है ताकि किसी तरह बाशर अल जो है अपना जो सीरिया का लीडर है उसका तख्ता पलटा जाए, उसको डिथ्रोन किया जाए। इसके लिए आईएस खड़ी की गई और अब वही उल्टे बांस बरेली को वो उसने पेरिस पे वार किया है, कल अमेरिका पे वार करती है। और हम कोलैटरल डैमेज हमेशा होंगे क्योंकि अमेरिका से ज्यादा नजदीक तो मुंबई है। और ये जो हमला हुआ है बिल्कुल 26/11 मुंबई के पैटर्न पे हुआ है, बिल्कुल 26/11 मुंबई के पैटर्न पे एक्सप्लोजिव वेक्टर प्लस जो है आर्म्स वेक्टर और जो स्मॉल आर्म्स वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। लेकिन देखने की बात यह है कि अब फ्रांस कैसा पलटवार करता है। हमारी तरह फ्रांस इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा और ना उनकी गजलें सुनेगा और ना ही उनकी बुक रिलीज करेगा।
मुझे पक्का यकीन है कि आने बिल्कुल, वाले दिनों नहीं, में आप देखेंगे कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सर, वहां ठीक पे है। अच्छी तरह जी। ताबड़तोड़ वार करेगा। डॉक्टर संबित पात्रा, आना हमें आपके पास चाहिए। जनरल बख्शी ने जो बात कही है क्रिकेट खेलने की, गज़लें सुनने की और एक रोड मैप की, हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन सुशांत सरीन जी से हम उनकी राय यहाँ पर ले लेते हैं। सरीन साहब, क्या आपको कोई उम्मीद नज़र आती है और जनरल बख्शी की ये बात सुनने के लिए कि आईएसआई को खड़ा किसने किया है, और सबके अपने अपने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हैं इन आतंकवादी गुटों को लेकर भी, ऐसे में कितना मुश्किल होगा आतंक के खिलाफ एकजुट हो पाना? सरीन साहब। देखिए, दोहरे मापदंड जो हैं आतंकवाद को लेकर वो एक प्रॉब्लम जरूर है, और लेकिन यहां पर मैं बख्शी साहब से सहमत नहीं हूं कि आईएसआईएस को ये पश्चिमी ताकतों ने खड़ा किया। उनकी जो पॉलिसी थी वहां पर उसने एक वैक्यूम क्रिएट किया जिससे आईएसआईएस उभर करके आई। आईएसआईएस का ओरिजिन जाता है जरकावी के ऊपर, जो इराक में काफी सक्रिय था एक जमाने में, और इसकी शुरुआत वहां से होती है। और फिर जो कुछ पॉलिसीज में अभाम रहा वेस्टर्न ताकतों का, खास तौर पर अमेरिका का, उससे ये पनपी। दूसरी प्रॉब्लम ये जरूर रही दोहरे मापदंड की, और वो ये था कि सीरिया में क्योंकि आपने बशर अल असद को अपना दुश्मन घोषित कर दिया था, तो फिर आपने कुछ ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया जिसमें एक तंजीम थी जबहत उल नुसरा, जिसके लिंक्स पाए जाते थे अलकायदा के साथ। तो वही अलकायदा जिसके खिलाफ आप बाकी दुनिया भर में लड़ाई कर रहे थे, उन्हीं का कहीं ना कहीं पे लिबिया में भी और सीरिया में भी आपने समर्थन किया या आपने आंखें नीचे रखी। तो ये जो दोहरे मापदंड है, या आज की डेट में हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि तालिबान के बारे में पेंटागन जो है वो ये कह रही है कि भाई तालिबान जो है वो अगर अफगानियों को मारते हैं तो ठीक है, अगर हमारे ऊपर वार करते हैं तो वो हमारे लिए मान्य नहीं है। ये नहीं चल सकता। सरीन साहब, दोहरे मापदंड आप भी कह रहे हैं, जनरल बख्शी भी कह रहे हैं। जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते थे आपसे। जनरल बख्शी, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा और रीता जी से भी हमें आप दोनों की बातों का जवाब जरूर लेना था, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्योंकि लवीना वहां पर मौजूद हैं, तो एक बार फिर से लवीना के पास लिए चलते हैं। लवीना, आपको लगता है तुर्की में G20 जो कि अर्थव्यवस्थाओं को लेकर एक समूह है और उसकी मजबूती के लिए काम करता है, लेकिन वहां अब अहम मुद्दा और एजेंडा आतंकवाद पर एकजुटता होगी? और होनी भी चाहिए अंसारी जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है अब इस खास तौर पर इस अटैक को देखने के बाद, जो कि सिर्फ पेरिस में या फ्रांस में सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बेल्जियम में है, इसकी जड़ें सीरिया और इजिप्ट से होती हुई, सर्बिया से निकलती हुई और फ्रांस, बेल्जियम से होती हुई फ्रांस तक पहुंच रही हैं। तो ये जड़ें बहुत गहरी हैं और इन पर ये बहुत अच्छा मौका है G20 का, जब सारे विश्व के नेता वहां होंगे, कि इस पर चर्चा की जाए और इस पर एकजुटता दिखाई जाए। इस पर जो आप बात कर रहे थे हिपोक्रेसी की, उसका अब वक्त रहा ही नहीं, क्योंकि आज जब हमने दोनों अटैक में यहां रहे हैं, बाकी लंदन के अटैक में भी थे, और ये अब बिल्कुल अंडर करंट समझ में आता है कि ये आखिरी अटैक नहीं है। और हर अटैक के साथ जो ये लोग हैं वो बेहतर हो जाते हैं, इनके पैसे भी बढ़ जाते हैं, इनकी मिसाइलें भी बढ़ जाती हैं, इनके लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और जब देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस जितना जितना सीरिया में बढ़ता जा रहा है, उतने ही लॉस्ट यूथ जो हैं, जिनको ये लोग बरगला सकते हैं, वो भी जुड़ते जा रहे हैं इस मुहिम के साथ, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग यंग यानी जवान लोग थे। तो एक फ्यूचरिस्टिक की जगह ये कंफ्यूज्ड लोग नजर आ रहे हैं, और इसका सही चर्चा G20 में जरूर होनी चाहिए और होगी भी, लगता है। बहुत धन्यवाद लवीना, आपका अहम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर जनरल बख्शी ने ये कहा था कि दोहरा मापदंड है, सरीन साहब भी उस तरफ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात संबित जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह आतंकवाद पर एकजुटता की बात कहते हैं, उससे लड़ने का संकल्प लेते हैं, और आज उन्होंने ब्रिक्स में भी कहा है और G20 में भी बात होगी तो वो जरूर कहेंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। लेकिन क्या कोई रोड मैप है किस तरह से दुनिया को नरेंद्र मोदी
अपने पक्ष में कर पाएंगे और दुनिया उनकी बात आखिर क्यों सुनेगी? संबित जी, दो तीन चीजें हैं। पहला विषय है कि सरकार का ध्येय, मोदी जी का ध्येय शुरू से ही, जैसा आपने कहा, बड़ा स्पष्ट रहा है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। आतंकवाद को लेकर किसी प्रकार का टॉलरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल उसमें सभी को एक होकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने कहा, हर मंच पे उन्होंने राइट कॉर्ड को हिट करते हुए टेररिज्म को मेन मुद्दा बनाया। चाहे वो G20 का जो पिछला मीटिंग ब्रिस्बेन में था, वहां जब उन्होंने ब्लैक मनी को टेररिज्म के साथ जोड़ा, वो विषय हो, चाहे जब उन्होंने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बारे में बताया कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसलिए डिस्टिंक्शंस ऑफ टेररिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे हमने अभी देखा कि यूके में भी उन्होंने जाकर कहा कि हम सबको एक होने की आवश्यकता है, तभी जाके हम आतंकवाद को हरा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से मोदी जी को विश्व में सुना इसलिए जाएगा क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक शक्ति हैं और डेमोक्रेसी विमर्श के लिए स्थान होता है। और जब सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पावर ये कहता है कि जीरो टॉलरेंस रखने की आवश्यकता है, और वो तमाम देश जो पहले टेररिज्म को शायद समझ नहीं पा रहे थे, मगर 9/11 के बाद, लंदन के बाद और अब पेरिस के बाद उन्हें मालूम पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की जो घाव थे वो किस प्रकार के घाव थे, अब वो एम्पथाइज कर रहे हैं, वो जान पा रहे हैं कि आखिरकार टेररिज्म इज जस्ट नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इसकी बहुत जड़ें अंदर तक गई हुई हैं और इसे जड़ से मिटाने की आवश्यकता है। पेरिस पर जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद सवाल यह कि पूरी दुनिया पर आतंकवादी खतरा मंडरा रहा है और भारत इससे अछूता नहीं है, क्योंकि ISIS की जड़ें यहाँ पर भी, हमारे देश में भी हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता जी, हमारे दो एक्सपर्ट्स ने, जुनल बख्शी और सरीन साहब ने एक संदेह व्यक्त किया था कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादी गुटों को खड़ा करने में कुछ देशों का, कुछ बड़ी ताकतों के अपने हित होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। ऐसे में आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और ये कोशिश एकजुटता की दुनिया को साथ में लाने की, आतंकवाद से लड़ने के लिए, ये सही कदम है, सही दिशा में है? रीता जी, देखिए, विशेषज्ञों ने तो बिल्कुल ऐतिहासिक सत्य का बयान किया है। और जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है, जो एक या दो देश से शुरू हुआ राजनीतिक कारणों से, वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर चुका है। आप खुद देख लीजिए, चाहे वो हमारा 9/11 अमेरिका का रहा हो, US का, फिर उसका स्पेन में और इंग्लैंड में ट्रेन ब्लास्ट, फिर बाली में, हिंदुस्तान में, तो पूरे दुनिया में अब कहीं भी आतंकवाद सर उठा सकता है। और स्वाभाविक ये है कि जो आतंकी संगठन हैं, अब इनका दायरा बहुत फैल चुका है। और उसका कारण ये भी है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, और जैसा विशेषज्ञों ने कहा, पैसे की कमी नहीं है। और अब ISIS के पास तो इतना धन हो गया है कि पूरी इकोनॉमी चला सकता है वो 2-4 देशों की। तो स्वाभाविक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता आवश्यक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ, आप खुद देख लीजिए, कब से रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे UN हो, वो कर रही है। अभी G20 भी बैठ रहा है, इसको भी सोचना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि अब अगला हमारा टारगेट कहाँ होगा, और सॉफ्ट टारगेट्स को ले रहे हैं। इससे ज्यादा हीनियस, इससे ज्यादा निंदनीय बात तो हो ही नहीं सकती कि बेगुनाह नागरिकों को के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। पेरिस में एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है, 150 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ISIS इस हमले को अंजाम देता है, जिम्मेदारी लेता है और धमकी भी देता है कि हम और हमले करेंगे। देश भी हमारा इससे अछूता नहीं है, क्योंकि ISIS की जड़ें यहाँ पर भी हैं। सुशांत सरीन साहब, वो क्या रोड मैप हो जिससे नरेंद्र मोदी का मंत्र जो है उसे अमली जामा पहनाया जा सके और कुछ ठोस धरातल पर किया जा सके? सर, देखिए, कुछ तो हमारे को डोमेस्टिकली करना पड़ेगा देश के अंदर, और मेरे ख्याल पर्दे के पीछे सरकार के स्तर पर मेरे ख्याल पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल से एक मुहिम चली हुई है, और बड़े सेंसिबल तरीके से उस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है। एक नी जर्क रिएक्शन नहीं है।
जिन लोगों के बारे में पता लगता है उनको एंगेज किया जाता है, उनको डी रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो उसका जो आइडियोलॉजिकल पहलू है, मेरे ख्याल उसको एड्रेस करने की भारत के अंदर कोशिश की जा रही है। क्या वो काफी कोशिश है? इस पर सवालिया निशान खड़ा जरूर हो सकता है। कुछ और करने की जरूरत है, जरूर होगी। लेकिन एक दूसरा हमारे को जो अपना पुलिस का निजाम है या सिक्योरिटी का निजाम है उसको पुख्ता करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेशनली मेरे ख्याल दो चीजों की बहुत बहुत जरूरत है और मैं जल्दी से आपको बता दूं। एक तो कि मेरे ख्याल पश्चिमी देशों में ये समझ नहीं है कि आप किस फिनोमिना से आपने कौन सा फिनोमिना अनलीश किया है। एक बहुत 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 अहम कोट है उस व्यक्ति का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था अमेरिका का, जब ये सारा अफगानिस्तान में जिहाद का सिलसिला शुरू किया 1980 में, और वो ब्रेजेंस्की ने ये कहा कि देखिए जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा तो क्या ये ज्यादा अहम होगा कि हमने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, या फिर ये ज्यादा अहम होगा कि कुछ सरफिरे लोग बंदूकें लेके इधर उधर घूम रहे हैं पागलों की तरह, और वही सरफिरे लोग जो बंदूकें लेके पागलों की तरह घूम रहे थे वो आज पेरिस में, दिल्ली में, अमेरिका में, लंदन में, मैड्रिड में अटैक्स कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये समझ का जो फुकदान है मेरे ख्याल इसको पूरा करने की जरूरत है। और दूसरा और उतना ही अहम, जब आपने नाज़ीज को हराया था तो आपने कोई उनकी एक्सक्यूज नहीं दी थी, आपने उनकी किसी को पैरवी करने की इजाजत नहीं दी थी। और अभी इस तरह के आतंकवाद का जो एक अपोलोजिज्म हमारे को नजर आ रहा है, मेरे ख्याल उसको भी खत्म होना चाहिए। बहुत ये एक प्रॉब्ली मेरे ख्याल एक लिबरल गिल्ट है, मेरे ख्याल उसको भी खत्म होना चाहिए ताकि जो जहन है उसमें एकजुटता आए। बिल्कुल सर। सर आपका महत्वपूर्ण है, थोड़ा वक्त क्योंकि सभी से हम बात करना चाहते हैं। जनरल बख्शी, आपने कहा था कि फ्रांस क्रिकेट नहीं खेलेगा, फ्रांस संगीत नहीं सुनेगा, तो क्या ये वही लिबरल गिल्ट वाली जो बात है, कहीं हम उससे जूझ तो नहीं रहे या कहीं वो हम पर हावी तो नहीं हो रहा है जनरल बख्शी? देखिए, मैं बिल्कुल उसी चीज की तरफ संकेत कर रहा हूं। दो टूक शब्दों में, ये जो लेफ्टिस्ट लिबरल गिल्ट के मारे हम लोग जो आतंकवाद के खिलाफ अभियान है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है बार बार। जब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने खास कह दिया कि भाई जब तक बम बंदूक के धमाके चलते रहेंगे हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। यहां पे एक लिबरल तबका है जो पूरे देश को गिल्ट कॉम्प्लेक्स दे रहा है। हाय हाय, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे? अरे साहब, आप गजलें क्यों नहीं सुन रहे? अरे साहब, आप वो बुक रिलीज क्यों नहीं होने दे रहे? आपको फिक्र नहीं कि आपके देश के सैकड़ों नागरिक मारे जा रहे हैं, हर साल मारे जा रहे हैं, वो किस खाते में आते हैं? उनका गिल्ट किसके गले है? रीता जी क्या जी बिल्कुल ठीक है। जनरल बख्शी, क्या रीता जी आप भी उसमें शामिल हैं कि क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, संगीत क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या आप भी यहां आतंक पर सॉफ्ट होकर सरकार को कदम पीछे खींचने पर मजबूर करते हैं? देखिए, 60 सेकंड मुझको दीजिए। पहली बात जो है एंगेजमेंट की बात, आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और जब हमारी सरकारें रही हैं, हमने कोशिश दो तरीके की है। एक तरफ आतंक से भिड़ना, लड़ना आतंकवादियों से, और दूसरी तरफ लोगों को एंगेज करना, कारण ढूंढने कि क्यों हुआ। आप राजीव जी का जमाना लीजिए, अलगाववादिता को समाप्त करने के लिए चीन का हस्तक्षेप ना हो और कंट्रीज का ना हो, कितने अकॉर्ड्स किए उन्होंने। शिलोंग अकॉर्ड किया, असम अकॉर्ड किया, उन्होंने पंजाब अकॉर्ड किया, उन्होंने 5 बड़े अकॉर्ड किए। और राजीव एक मिनट सुन लीजिए, राजीव जी का, मुझे बस 60 सेकंड दीजिए फिर सवाल पूछिएगा। उस पर उनकी शहादत भी हुई, तो लड़ने की कहीं कमजोरी नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, सब राष्ट्र साथ आए, ये बात तो सच है, पर ये जो आतंक है, कितना % आतंकी है इस दुनिया में? 0.01% भी नहीं है। कोई भी राष्ट्र आतंकवाद से तब तक नहीं लड़ सकता जब तक पूरा राष्ट्र ना खड़ा हो। आप राष्ट्र को बांटकर आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। आपको पूरे राष्ट्र को लेकर, जिन लोगों की सोच आतंक विरोधी और सबकी है, 99.9% लोगों की है, उन सबको लेके चलना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, इतना हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन आप आज हालात देखिए ना। 13-14 में कश्मीर से जो सीमा उल्लंघन हुआ वो कुल 90 था, और 14-15 में वो 900 उल्लंघन हो गए। आतंकवादी अंदर घुस रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं। तो कहां रुक रहा है? गुरदासपुर तक लोग घुस गए,
17 लोग मारे गए, 7 उसमें हमारे जवान मारे गए। तो अपनी आंतरिक नीति तो हम कंफर्म करें, सिर्फ बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होगा, हमको अंदरूनी अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जो कह रहे हैं बख्शी जी, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूं, पर ये बात गलत है कि मैडम जरा शांत हो जाए तो मैं उत्तर दे दूंगा। पूरे राष्ट्र को साथ लेना पड़ेगा। संबित जी, क्या हम सॉफ्ट हैं? संबित जी, क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता की बात अवश्य करनी चाहिए? उसकी तारीफ हो रही है, तारीफ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें पाकिस्तान के खिलाफ काफी सख्त नहीं होना चाहिए? देखिए, मुझे तो दो बातें समझ में नहीं आ रहा है। रीता बहुगुणा जोशी जी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठी हैं। हायरार्की में रीता जी बड़ी हैं या सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर बड़े हैं? पहले ये थोड़ा कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा। 2-3 दिन पहले संबित जी, क्या आप प्लीज चर्चा चल रही है उस पर बात कीजिए ना प्लीज। सलमान जो यूपीए ने किया मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो किसी के, आप रीता की भी बात मत कीजिए। मैं किसी के बीच नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। आप मुझे सुन लेंगे? यूपीए की गवर्नमेंट और एनडीए की सैयद साहब, आप इसे डिरेल क्यों करना चाहते हैं? मैं एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता था जो सलमान खुर्शीद ने 3 दिन पहले पाकिस्तान में बोला है। पाकिस्तान में सलमान खुर्शीद ने बोला है कि मोदी सरकार जो पीस इनिशिएटिव्स नवाज शरीफ के हैं उसको आगे है। ये उनके ऑथेंटिक बयान है जो पूरे अखबारों में छपे हैं भाई साहब। तो मैं गलत कर रहा हूं क्या इसको बोल के? द एग्जैक्ट वर्ड्स वेयर कि मोदी जी, एक सेकेंड, मोदी जी, भाई फोन सैयद साहब आप एंकर हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने मुझसे सवाल पूछा है या रीता जी से पूछा है? आप अगर चाहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलूं तो आपका चैनल है, मैं नहीं बोलूंगा। मगर आप अगर चाहते हैं कि मैं सच्चाई रखूं तो पहले आप प्लीज ये आरोप हम पर मत लगाइए। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस पूरी 40 मिनट की चर्चा में, इस 40 मिनट की चर्चा में कहां आपको ऐसा लग गया संबित जी? मैं यहाँ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। हम 40 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, कहां आपको लग गया है? आप वही बोल रहा हूँ। तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं? क्यों चाहते हैं कि मैं नहीं बोलूं? आपने मुझे रोकने की कोशिश की, कांग्रेस की प्रवक्ता मुझे बोलने नहीं दे रही है। ये बातें क्यों नहीं? हम अपनी बात आपसे कहते हैं। 4 मिनट तो तू मैं बर्बाद हो रही है। और सलमान खुर्शीद के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी आतंकवाद पे बात रखिए। आप जनरल बख्शी सरीन साहब की बात का जवाब दीजिए। संबित जी, आप बात को घुमा देते हैं। आप पॉलिसी की बात मुझे कष्ट लगता है। रीता जी बोलने दीजिए, रीता जी संबित जी को बोलने, कम से कम अपनी बात उन्हें रखने का मौका दीजिए। अगर मैं सलमान खुर्शीद के विषय में बात रखता हूं तो आप ये डिसाइड नहीं करूंगी कि मैं रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं। आज हिंदुस्तान ये सवाल पूछ रहा है कि सलमान खुर्शीद पाकिस्तान में जाके ये क्यों कहते हैं कि मोदी जी स्टेट्समैन नहीं है, बट नवाज शरीफ एक बहुत ब्रेव, फोरफ्रंट में खेलने वाले और टेररिज्म को मिटाने वाले प्राइम मिनिस्टर है। कौन गलत है कौन सही है पहले ये तो तय करिए। सलमान खुर्शीद जी जो बोल रहे हैं अगर वो खराब है तो सोनिया जी कंडेम करें, आप कंडेम करें। कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है। साध्वी प्राची जो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई बयान आ जाता है तो वो मोदी जी का बयान बन जाता है। सलमान खुर्शीद जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका बयान कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि आप गरीब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करोगे तो वो आतंक फैलाएगा। ये आप बोलेंगे कांग्रेस का मंतव्य नहीं है। फिर जब मैं बोलता हूं तो आप बीच में बोलने नहीं देती है। देश को साथ ले, आप डिरेल करते हैं ना संबित जी। आप पूरी मैं डिरेल नहीं कर रहा हूं। आप यहाँ कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया, मगर कांग्रेस जाके पाकिस्तान में कहती है कि नहीं बढ़ा है। वहां से तो पीस आ रहा है, शांति हो रहा है, मगर आप शांति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। सैयद साहब आप बताइए, मैं किसी के बीच में बोल रहा था? मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। मगर जब मेरी बारी आई और मैंने आईना दिखाना चालू किया, जो लिबरल गिल्ट की बात हो रही थी उसके विषय में बोलना चालू किया, तमाम अब देखिए कैसे रीता बहुगुणा जोशी जी बोलने नहीं दे रही है। यही होता है लिबरल गिल्ट। सरीन जी, राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, सरीन साहब और जनरल बख्शी, हम दोनों से एक एक करके आप अपनी बात रखिए, कि कोई ऐसी पॉलिसी हो, कोई ऐसा रोड मैप हो जिस पर चलकर कम से कम हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से अपने देश में भी मजबूती दे सकते हैं, आतंकवाद से लड़ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है उसमें अगुवा बन सकते हैं?
देखिए, मेरा तो एक तो मानना ये है कि ये जो राजनीतिक तूतू में होती है कि जब आपके यहां पर 26/11 के हमले हों और फिर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता जिनका नाम दिग्विजय सिंह है वो ये कहें कि ये तो शायद आरएसएस और मोसाद और सीआईए की कॉन्स्पिरेसी थी, तो फिर किस तरह की एकजुटता होगी इस देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में? तो वही जो चीज आपको दुनिया भर में नजर आती है कि एक्सपीडियंसी जो होती है कि भाई ये जो आतंकवादी है ये मेरे फायदे का है तो इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा, यहां पर ये होता है कि यार इससे तो मुझे वोट मिलेगा या इसके मेरा फायदा है तो मैं उसके पक्ष की बात करूंगा। मेरे ख्याल अगर यही दोहरे मापदंड जिस दिन खत्म होंगे तो वो एकजुटता जिसकी जरूरत है वो चलेगी। अगर ब्रिटेन में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां पर हमारे को पता है कि पाकिस्तानी सिख अलगाववादियों को या कश्मीरियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां पर पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन करें, और ब्रिटेन कहे कि भाई ठीक है ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी लोकल प्रॉब्लम है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर पाते, तो मेरे ख्याल ये बात फिर आगे बढ़ेगी नहीं। तो यही चीज के आतंकवाद जिसके बारे में मोदी जी या भारत की काफी देर से वो नीति रही है कि उसकी व्याख्या की जाए और फिर उस व्याख्या पे सब लोग टिके। क्या वो होगा इस पे एक प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन से कोई प्रस्ताव आता भी है कि आतंकवादी गुटों के ऊपर लगाम कसी जाए तो फिर हमारा जो पड़ोसी देश है वो उनको खुली छूट देता है और वो कहता है कि भाई हमारे ऊपर तो ये अप्लाई नहीं करता। तो फिर ये बात आगे बढ़ नहीं सकती। या तो फिर जब आप एक प्रस्ताव पास करें तो फिर उसके साथ सैंक्शंस भी साथ में इंपोज होनी चाहिए ताकि आप दुनिया में जो इस तरह के रोग मुल्क हैं उनके ऊपर लगाम कस सके। नहीं तो फिर ये लफाजी है, लफाजी तो काफी अरसे से चल रही है, चलती रहेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है कि आतंकवाद के खिलाफ अब पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, तभी हम इससे मुकाबला कर सकते हैं। जनरल बख्शी, बहुत देर से आप चर्चा में बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, क्या हो वो रोड मैप, क्या हो वो सॉल्यूशन, क्या हो वो उपाय? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है डिजायरेबिलिटी के लेवल से उससे अच्छी कोई बात कही नहीं जा सकती कि हां थ्योरेटिकली पूरी दुनिया में एकजुट होना पड़ेगा आतंकवाद से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे सुशांत सरीन जी ने कहा था कि क्या ये फीजिबल है, क्या हम ये ऐसा होता देखेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसका एक जो डेमोन्स्ट्रेशन है हमने अभी देखा कि हमारे अपने देश में बाई पार्टिजन कंसेंसस नहीं है। साफ विदित है जिस तरह से यहां पे तू मैं हुई है। हमारे अपने देश में बाई पार्टिजन कंसेंसस ऑन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म नहीं है। हजार उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक आपको सैनिक के दृष्टिकोण से कहूंगा कि क्लैरिटी ऑफ फोकस बहुत जरूरी है। वेस्टर्न नेशंस में आप देखिए फ्रांसवा हॉलैंड का रिएक्शन, वी विल बी पिटिलेस एंड रिमोर्सलेस इन आवर रिएक्शन। उन्होंने कोई इसको सॉफ्ट पेडलिंग करने की जरूरत नहीं समझी, उन्होंने बिल्कुल ठोस वहां पे कहा है। भारतवर्ष की हमारी प्रॉब्लम यह है कि पिछले 30 साल से हम लगातार टेररिज्म झेलते आ रहे हैं और हमारा लेफ्ट लिबरल तबका हमको गिल्ट इंड्यूस कर रहा है, हमको यह कह रहा है कि साहब आपके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय दूसरी गाल आगे करने के, सिवाय पीस टॉक करने के, सिवाय गजलें सुनने के। और यह गजल हमने बहुत लंबी सुन ली, क्योंकि इस गजल सुनते सुनते आपको शायद साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के आप आंकड़े देखें तो 75,000 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। फॉर गॉड सेक, व्हाट इज द प्राइस यू पुट ऑन अ इंडियन लाइफ जो जुलू कैटेगरी में नहीं है? व्हाट इज द प्राइस यू पुट ऑन एन इंडियन लाइफ? किस तरह आप आतंकवाद को पनपने दे सकते हैं? यू विल हैव टू रेज कॉस्ट्स टू मेक पाकिस्तान डिजिस्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन 1267 के तहत 1267 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत हर देश को एक्शन लेने पर बाध्य है अगेंस्ट टेररिज्म, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, ऑपरेशनल नेटवर्क। क्या पाकिस्तान ने यह किया है? क्या पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लिया? सर, और अगर हम ऑस्ट्रेसाइज करना चाहते हैं, सर हमें आपको रोकना होगा। हमारे ही देश में हमारे लोग कहते हैं आप बात नहीं कर सकते बंद। आपको पाकिस्तान से बात करनी हो, चाहे बम फटे, चाहे बंदूक चले, चाहे कुछ हो,
बिल्कुल ये सर। कॉम्प्लेक्स अगर आपकी लड़ाई सर, समय आतंकवाद के हमारे पास खिलाफ नहीं है। उसको डेबिलिटेट जी। नहीं कर रहा तो और क्या कर रहा है? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जनरल बख्शी, सुशांत सरीन जी, डॉक्टर संबित पात्रा और रीता जी। रीता जी, आप कुछ कहना चाहती थी लेकिन समय नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सख्त कदम तो आतंकवाद के खिलाफ उठाने ही पड़ेंगे और वो हमारी सरकार को ही उठाने होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री की इस बात का ये एकजुटता दुनिया के आतंकवाद के खिलाफ इस पहल का स्वागत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।